Hi everyone, welcome to the Sociology class. So today we are going to start a new series that is a series of special class. इसमें मैं स्पेशल क्लासेस में वो टॉपिक्स कवर करूँगी जो टॉपिक सारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एंड इफ़ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट तो इन टॉपिक्स को तो आपको करना ही है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चर। कल्चर के बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मल्टी कल्चरिज्म, प्लूरलिज्म। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कल्चर की टर्मिनोलॉजी है, मीनिंग के साथ साथ मैं उसे भी कवर कर सकूं। ओके, सो आई एम योर एजुकेटर भैरवी भारद्वाज एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल। प्लीज ज्वाइन दिस फॉर ऑल द नोट्स एंड PDFs that you want. Okay, so without wasting any more time, let's get into the lesson. So now let us understand what is the meaning of culture. कल्चर वर्ड हम लोग अपने डेली या फिर जनरल वोकैब में भी यूज़ करते हैं, बट सोशोलॉजिकली इसका मीनिंग क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जो हम आम भाषा में या हमारी जो जनरल लैंग्वेज होती है उसमें जो हम यूज़ करते हैं वर्ड, कभी कभी वो सब्जेक्ट में मीनिंग उसका अलग होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि सोशोलॉजिकली कल्चर क्या होता है। सी वी नो सोसाइटी इज डिफाइंड एज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अगर बहुत सारे रिलेशनशिप्स ही नहीं होंगे तो शायद सोसाइटी ही नहीं होगी। सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप्स का एक वेब है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सोसाइटी की, और मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये किसने बोला था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। और सोसाइटी की बेसिक डेफिनेशन, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसमें ये कोट कर सकते हैं, और अगर आप MCQ एग्जाम का कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स किसके हैं। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, अदरवाइज मैं कमेंट में पिन कर दूंगी इफ किसी को नहीं भी आता होगा तो। ओके, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको पता है कि नहीं। ऑल ह्यूमन सोसाइटीज आर मार्क्ड बाय कल्चर। सारी सोसाइटीज का कुछ ना कुछ कल्चर जरूर होता है, पर ये कल्चर होता क्या है? टाइलर ने डिफाइन किया था कल्चर को कि कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल, लॉ, कस्टम, अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स अक्वायर्ड बाय अ मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। मीन्स जब आप एक सोसाइटी के मेंबर होते हैं तो आपको वहाँ पे आपका कुछ नॉलेज बेस बिल्डअप होता है, आपके कुछ बिलीव्स होते हैं, आप वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, है ना। कुछ कस्टम्स होते हैं उस सोसाइटी के जिनका आप पार्ट बनते हैं, कुछ हैबिट्स आपकी धीमे धीमे वहाँ पे रहने से बन जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को टाइलर ने बोला था कि ये हमारे कल्चर का पार्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद एक सोशोलॉजिस्ट और हैं, क्लाइड लक, जिन्होंने कहा था कि कल्चर एज अ टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, यानी लोग किस तरह से रहते हैं, उनका जो वे ऑफ लाइफ है वही उनका कल्चर होता है। कल्चर कंसिस्ट ऑफ ऑल द लर्नड एंड शेयर्ड वेज ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड डूइंग। कल्चर हमेशा लर्नड होता है, याद रखिएगा। हमेशा हम लोग कल्चर को सीखते हैं, कभी भी हम बाई बर्थ कल्चर को लेके नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम जब सोसाइटी में आ जाते हैं उसके बाद हम इसे सीखते हैं। दैट इज वाई इट इज अ लर्नड बिहेवियर। एंड शेयर्ड वे ऑफ थिंकिंग, यानी बहुत सारे लोगों से शेयर करते हैं हम थिंकिंग और सीखते हैं। फीलिंग एंड डूइंग, हमें जो दूसरों को फील होता है उन चीज़ों में वही हमें भी फील होता है। इट इज़ अ लेंस थ्रू विच वी परसीव एंड इवेल्युएट द वर्ल्ड अराउंड अस। तो जिस तरह की सोसाइटी में आप होंगे वैसे ही आपका थिंकिंग प्रोसेस होगा, वैसे ही आपके हैबिट्स होंगे, तो आप उसी तरह से चीज़ों को देख पाएंगे। हमें पता है सोशोलॉजी में तो हम पढ़ते ही हैं कि हर चीज़ को पढ़ने का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो वो पर्सपेक्टिव कहाँ से आता है, वो लेंस है कहाँ, कल्चर देता है वो हमें। ठीक है, इट अफेक्ट्स एवरीथिंग दैट वी थिंक, डू और फील। हर चीज को हमारा कल्चर अफेक्ट करता है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं और क्या हम फील करते हैं। सो आई होप आपको कल्चर का जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगा कि कल्चर होता क्या है। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा, ये PDF जो है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द मेन फीचर्स। ठीक है, अभी हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ले ली कल्चर की। अब कल्चर का कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम याद करना है।
कल्चर इज लर्नड, मैंने बोला हमेशा कल्चर एक लर्न बिहेवियर होता है, इट इज़ एन एक्वायर्ड बिहेवियर। हम जब सोसाइटी में बर्थ लेते हैं तो धीमे धीमे हमारा ये जो कल्चर है ये हमारे अंदर डेवलप होता है, ये एक दिन में नहीं होता है, धीमे धीमे हम इसे सीखते हैं, दैट इज वाई इट इज़ अ लर्न बिहेवियर। इट इज शेयर्ड, कैन नॉट बी पोजेस्ड बाई एन इंडिविजुअल इन आइसोलेशन। कोई इंसान अगर एक आइसोलेशन में रह रहा है तो वो कल्चर का पार्ट नहीं हो पाएगा, ये शेयर्ड बिहेवियर होता है, जब आप लोगों के साथ रहेंगे, जब आप चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तभी आप सीख पाएंगे। एंड ट्रांसमिटेड अमंग्स अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, और ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट यानी ट्रांसफर हो जाता है। इट बाइंड्स द सोसाइटी, सोसाइटी को बांध के रखता है, ठीक है। कल्चर इज डायनेमिक, कल्चर हमेशा चेंज होता रहता है, एक जैसा कल्चर नहीं रहता है। तो इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे ड्रेसिंग सेंस, धीमे धीमे हमारा ड्रेसिंग सेंस किस तरह से चेंज हो रहा है ना, हम दूसरे कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं अब। तो ये सब चीज़ें आप एग्जाम्पल्स के साथ समझा करिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इट मेक्स ईच सोसाइटी एंड ग्रुप यूनिक और डिस्टिंक्ट, तो हर सोसाइटी को ये एक यूनिकनेस प्रोवाइड करता है क्योंकि सारी सोसाइटीज का अलग अलग कल्चर होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी एनिमल सोसाइटी एंड ह्यूमन सोसाइटी। एनिमल सोसाइटी में क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो स्पीशीज पे डिपेंड करता है ना। कोई एक जैसे लैब्राडोर है मेरे घर पे, तो एक लैब्राडोर जो स्पीशीज है डॉग की, उन सबका बिहेवियर मोस्टली सेम ही होता है, वो काफी लविंग होते हैं, उनका चलने का तरीका है ना, उनका भौंकने का तरीका, सो एवरीथिंग मोर और लेस इज सेम बिकॉज इट इज इनहेरिटेड, इट इज इंस्टिंक्टिव, जेनेटिकली पैटर्न्ड है, ठीक है। बट ह्यूमन सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है, मेजॉरिटी ऑफ बिहेवियर इज एक्वायर्ड, द बिहेवियर मेक्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक। ज्यादातर हमारा जो बिहेवियर होता है वो अक्वायर्ड होता है, मीन्स हम इस सोसाइटी में बर्थ लेने के बाद चीज़ों को सीखते हैं, और जिस तरह का जैसे हमारा फैमिली बैकग्राउंड होता है, जिस तरह का जगह से हम आए होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में वो चीज़ें इनकलकेट हो जाती हैं और हम वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है, हम उसका एक पार्ट बन जाते हैं। इसीलिए हर सोसाइटी के कुछ अलग फीचर्स होते हैं और हर सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से अलग अलग होती है, हम सब एक जैसे नहीं हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस था और ये आपको आई होप कल्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड मटीरियल कल्चर एंड नॉन मटीरियल कल्चर। सी, मटीरियल और नॉन मटीरियल का क्या मतलब होता है। मटीरियल वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, है ना। नॉन मटीरियल कल्चर क्या होती हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जो होती तो हैं पर हम उन्हें देख नहीं सकते, जैसे कि किसी तरह की फीलिंग, लव, सैडनेस, है ना। तो कल्चर का भी इसी तरह से कुछ पार्ट होता है जो कि मटेरियल होता है और नॉन मटेरियल होता है। अब हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं, बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा। Material culture refers to the physical objects, resources and spaces that people use to define their lives. Material culture का मतलब होता है कुछ ऐसे physical objects, resources, spaces जो इंसान यूज करता है अपनी लाइफ को डिफाइन करने के लिए। वो हो सकता है हमारा घर, नेबरहुड, सिटीज, स्कूल्स, चर्चेस, है ना, टेम्पल्स, मोज़ैक, ऑफिस, तो ये सारी चीजें जो हैं जो फिजिकल पार्ट है हमारे सोसाइटी का। ऑल ऑफ दीज फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ बीइंग हेल्प टू डिफाइन इट्स मेंबर बिहेवियर एंड परसेप्शंस। तो ये सारी चीजें एक इंसान के बिहेवियर को किस तरह से चेंज करती हैं, किस तरह से अफेक्ट करती हैं। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ अ मटीरियल कल्चर, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर आप लोग विलेजेस में जाओगे तो वहाँ के स्कूल में और यहाँ सिटीज़ के स्कूल में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। या फिर आप कभी अगर फॉरेन जाओगे तो वहाँ के स्कूलों में और इंडिया के स्कूलों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ये हमारा मटीरियल कल्चर का डिफरेंस है, ओके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इमेजेस भी मैंने अटैच की हैं, ओके। Now let us understand what is non-material culture. Non-material culture refers to the non-physical ideas that people have about their culture within their lives includes belief. तो ये ऐसी चीजें हैं जो नॉन फिजिकल होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, बट वो होती हैं। जैसे कि कुछ बिलीव्स हो गए, सोसाइटी के कुछ वैल्यू, नॉर्म्स, ये सारे हमारे जो चीजें हैं ये हमारे नॉन मटेरियल कल्चर का पार्ट होती हैं, ठीक है। रिलीजियस टॉपिक हो गए, किस तरह से पूजा करी जाती है, कैसे क्या आपकी आइडियोलॉजी होती है हर चीज़ के पीछे, है ना। मुस्लिम्स कुछ और मानते हैं, हिंदू कुछ और मानते हैं, सबका अलग अलग कल्चर है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारी नॉन मटेरियल कल्चर, ओके। ये सारी चीज़ें ये जो है।
Now we will understand what is acculturation. Acculturation can be defined as the process of learning and incorporating the values, beliefs, languages, customs, and mannerisms of new country immigrants and their families, including behavior that affects health such as dietary habits. तो acculturation का मतलब क्या होता है? acculturation का मतलब होता है जब दो कल्चर आपस में मिलते हैं एंड दे ट्राई टू बिकम सेम, ठीक है, एक दूसरे की चीजों को वो अडेप्ट करके चेंज होने लगते हैं, ये होता है एकल्चरेशन। जैसे नेटिव अमेरिकन रिप्लेसिंग और मॉडिफाइंग सर्टेन सोसाइटल और कल्चरल एलिमेंट सच एज ड्रेस, लैंग्वेज। जैसे कि क्या होता है कि नेटिव अमेरिकन जब यूरोपियंस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका ड्रेस चेंज हो जाता है, उनका लैंग्वेज चेंज हो जाता है ना, उनका रिलीजन की तरफ जो आइडियोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। तो जब एक कल्चर दूसरे कल्चर के कांटेक्ट में आता है और उसके अंदर वही चेंजेस होने लगते हैं जो दूसरे के अंदर थे, तो ये होता है हमारा एकल्चरेशन। अब आता है एक टॉपिक एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन refers to the process through which individuals and groups of differing heritage acquire the basic habits, attitudes and mode of life of an embracing culture। इसमें क्या होता है कि पहला जो कल्चर है, लेट्स से दिस इज कल्चर ए एंड दिस इज कल्चर बी, ठीक है, तो इसमें एक ही कल्चर में सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है, एक ही कल्चर में चेंजेस हो रहे होते हैं, मतलब अगर ये इनके कांटेक्ट में आएगा तो इसमें चेंजेस होने लगेंगे, ठीक है, ये सेम रहेगा पर इसमें चेंजेस होने लगेंगे। एकल्चरेशन में क्या होता है कि दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और वेस्टर्न का अगर हम ले तो हमारे यहाँ एकदम चेंजेस नहीं हुए हैं पर थोड़े चेंजेस हुए हैं, थोड़े चेंजेस उनके यहाँ भी हुए हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ओके, जब दोनों में चेंजेस हो रहा है, दो कल्चर्स में चेंजेस हो रहा है बिल्कुल, तो वो हो जाएगा एकल्चरेशन। पर अगर एक को जैसे बी वाले को देख के ए चेंज हो रहा है सिर्फ, देन दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब एकल्चरेशन और एसिमिलेशन में डिफरेंसेस देखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। देखो, एकल्चरेशन टू वे प्रोसेस होता है, ठीक है, टू वे ट्रांसफर ऑफ कल्चर एंड नॉर्म्स, यानी एक में कुछ चेंजेस हो रहे होंगे, दूसरे में हो रहे होंगे और दूसरे की वजह से पहले वाले में हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये होता है ए, ये होता है बी, इसमें भी कुछ चेंजेस इसकी वजह से हो रहे होंगे और इसमें भी, ठीक है, ये हो जाता है हमारा एकल्चरेशन। एसिमिलेशन में वन वे हो रहा होता है, वन वे, नॉट टू वे। तो ए और बी है, एक ही तरफ से चेंजेस हो रहा है, ठीक है। रोल ऑफ पावर और डोमिनेंट ग्रुप इन ब्रिंगिंग अ चेंज ऑल्सो रिगार्ड एज फोर्स। तो एकल्चरेशन में फोर्सफुली भी चेंजेस होते हैं। एसिमिलेशन में नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पावर और डायनेमिक्स, इसमें डोमिनेंट ग्रुप का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। पॉजिटिव ओरिएंटेशन टुवर्ड्स अ ग्रुप इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें पॉजिटिव ओरिएंटेशन यानी एक पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत नहीं है, एसिमिलेशन में जरूरत है, तभी तो चेंजेस होगा, ठीक है। रैदर अ क्विक प्रोसेस, ये जो एकल्चरेशन होता है ये वाला, ये थोड़ा क्विक प्रोसेस होता है और एसिमिलेशन स्लो प्रोसेस होता है। इसमें इंटरनली चेंज ज्यादा नहीं होता है पर एसिमिलेशन में इंटरनली काफी चेंज होता है। ओके, now we will see what are the similarities between the two। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टू सोसाइटी, अब देखो दो सोसाइटीज का कॉन्टैक्ट जरूरी है, इसमें भी जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ कल्चर डायनेमिक्स, तो इसमें कल्चर डायनेमिक्स क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगी, पर इसका प्रोसेस दोनों में होता है, ठीक है। इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप प्रोसेस, तो ये दोनों में ही इंडिविजुअली भी होता है, ग्रुप प्रोसेस भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने क्या दिया है, फोर्स्ड एकल्चरेशन ऑफ इंडियंस बाय ब्रिटिश इन द नेम ऑफ सिविलाइजेशन इन कॉलोनियल एरिया। जैसे जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो उन्होंने सिविलाइजेशन के नाम पे अपनी चीज़ों को यहाँ पे फोर्सफुली स्टार्ट करना शुरू कर दिया, जैसे काफ़ी कुछ उन्होंने चेंज किया, एजुकेशन सिस्टम, लोगों का ड्रेसिंग सेंस, बहुत कुछ है ना, तो ब्रिटिशर्स तो हमें बहुत कुछ दे के चले गए। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है इसका एकल्चरेशन का। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री के लोग अगर दूसरी कंट्री में मूव हुए तो वो क्या करेंगे, वो वहां पे जाकर चीज़ों को चेंज करने लगेंगे। जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना लेती हूँ, अगर मैं आज यहाँ से लेट्स से इजराइल जाती हूँ,
तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ का खाना तो नहीं वहां मिलेगा, तो मैं अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर दूंगी। ये हो जाता है एसिमिलेशन, जब बहुत सारे लोग अपनी चीजों को चेंज करके डोमिनेंट यानी जो दूसरा कल्चर है उसका अडेप्ट करने लगते हैं। ठीक है, now let us see what is enculturation. See, first thing is enculturation is very much same like socialization. ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, सोशलाइजेशन का प्रोसेस और एनकल्चरेशन आर मोस्टली सेम। एनकल्चरेशन इज द प्रोसेस वेयर द कल्चर दैट इज करेंटली एस्टैब्लिश्ड टीचेज एन इंडिविजुअल द एक्सेप्टेड नॉर्म्स। सी क्या होता है, जिस कल्चर के आप पार्ट हैं, आप धीमे धीमे करके वहाँ के नॉर्म्स, वहाँ के वैल्यूज सीखते हो, यही होता है एनकल्चरेशन। द इंडिविजुअल कैन बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर। जब आप सारे नॉर्म्स और जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको सारे नॉर्म्स और मैनर्स सब आ जाते हैं, तब आप एक एक्सेप्टेड मेंबर एक सोसाइटी के बन जाते हो। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये कॉन्सेप्ट हमें दिया किसने था, तो ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था हर्स्कोविट्स ने। ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न इनटू द वर्ल्ड ही शी नीड्स टू लर्न हाउ टू लिव। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं कि जब आप इस वर्ल्ड में बॉर्न हुए तो आपको धीमे धीमे यहाँ की चीजें सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं एनकल्चरेशन यानी कि सोशलाइजेशन। तो आप सोशलाइजेशन के साथ इसे हमेशा रिलेट करके समझिएगा तो आपको ये एकदम याद हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। अब हम लोग देखते हैं इनकल्चरेशन और एकल्चरेशन में डिफरेंस। एनकल्चरेशन इज द एक्विजिशन ऑफ वंस ओन कल्चर। इनकल्चरेशन में क्या होता है, हम अपने ही कल्चर को सीख रहे होते हैं। एकल्चरेशन में क्या होता है, दो कल्चर आपस में मिल रहे होते हैं। ठीक है, एनकल्चरेशन इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल। जाहिर सी बात है, एनकल्चरेशन अगर हमें नहीं आएगा, अगर हम सोशलाइज नहीं होंगे ठीक से, तो फिर क्या होगा, हम एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, हम सोसाइटी के अगेंस्ट जाएंगे, हम हर वो काम करेंगे जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, तो फिर क्या होगा, हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है आप एनकल्चरेशन को यहाँ पे सोशलाइजेशन समझ के पढ़ो। ठीक है, ए कल्चरेशन इज नॉट एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। अगर हम दूसरे कल्चर के साथ मिक्स नहीं होंगे तो भी चलेगा, पर अपने कल्चर के साथ तो हमें होना पड़ेगा, ऐसे समझो। इनकल्चरेशन इज द वेरी फर्स्ट फेमिलाइजेशन प्रोसेस। तो एनकल्चरेशन सबसे पहला प्रोसेस होता है, क्योंकि जब हम सोशलाइज्ड हो रहे होते हैं, जब हमें बताया जा रहा होता है कि ऐसे करो वैसे करो, नमस्ते किया जाता है ना, पैर छुए जाते हैं, या ऐसे खाया नहीं जाता, खड़े होकर पानी नहीं पिया जाता। ठीक है, अनलिमिटेड रूल्स हैं। तो जब हमें ये सब चीज़ें पता ही नहीं होंगी तो हम फैमिलराइज कैसे होंगे दूसरों के कल्चर से। तो ये बेसिक होता है, फर्स्ट स्टेप होता है एनकल्चरेशन। ए कल्चरेशन इज नॉट फर्स्ट, ये फर्स्ट नहीं होता है, आप दूसरे कल्चर से तो बाद में इन्वॉल्व होते हो ना। फॉर एग्जाम्पल आपका एनकल्चरेशन हुआ, आप अपने कल्चर से अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड हो गए, नेक्स्ट क्या होता है, आप किसी से शादी करोगे, मान लो वो दूसरे कल्चर का है, तब आपका ए कल्चरेशन स्टार्ट होगा। ओके, अब यहाँ से हम लोग कुछ टर्म्स समझेंगे जो कि कल्चर के टॉपिक में आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक है, ये सारा मटेरियल मैंने एक बुक से लिया है, ये इग्नू के नोट्स नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ओके, मेरे पास है इसका PDF। नाउ व्हाट इज कल्चरल डाइवर्सिटी? Many people mistakenly use such phrases as American culture, white culture, Western culture, as if large common and homogeneous culture exist in United States only. These people fail to acknowledge the presence of cultural diversity or the presence of multiple culture and cultural differences. See, हम लोगों ने देखा होगा कि अमेरिकन कल्चर को हम लोग कभी कभी कहते हैं वाइट कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, है ना, बहुत सारी चीजें कह देते हैं, पर एक्चुअल में क्या होता है, कल्चर डाइवर्सिटी का मतलब है कि मान लीजिए ये है हमारा इंडियन कल्चर। ठीक है, हम अमेरिका का नहीं लेंगे एग्जाम्पल, मान लो ये हमारा इंडियन कल्चर है। अब इंडियन कल्चर को अगर हम इंडियन कल्चर कह रहे हैं तो हम ये चीज को डिनाई कर रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जो हैं, है ना। तो जब बहुत सारे हैं तो क्या कहेंगे इसे, डाइवर्सिटी। ठीक, जैसे मुस्लिम का अलग कल्चर है, हिंदू का अलग कल्चर है, जैन का अलग है, क्रिश्चियन अलग है, बुद्धिज्म अलग है, तो ये सारा मिलके क्या बनाता है, डाइवर्सिटी। सो दिस इज कॉल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी। मतलब एक मेन, यानी ये जो मेन कल्चर होता है इसे हम लोग कहते हैं डोमिनेंट कल्चर। ठीक है, ये सारी वोकैबुलरी है जो आपको पता होनी चाहिए कल्चर से रिलेटेड। तो जो मेन होता है उसे हम लोग कह देते हैं डोमिनेंट कल्चर। इवन अगर हम हिंदू की बात करें तो हिंदू कल्चर के अंदर भी कई तरह के कल्चर होते हैं। देन मुस्लिम के अंदर भी बहुत सारे कल्चर होते हैं, शिया अलग होते हैं, सुन्नी अलग होते हैं, उनके अलग रूल्स होते हैं, उनके अलग। तो कहने का मतलब क्या है
कि कल्चर डाइवर्सिटी का मतलब है कि बहुत सारे कल्चर्स एक कल्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उसी को हम कहते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सब कल्चर। सब कल्चर क्या होता है? स्मॉलर कल्चर ग्रुप्स दैट एग्जिस्ट विद इन बट डिफर इन सम वे फ्रॉम प्रिवेलिंग कल्चर इंटरेस्ट सोशोलॉजिस्ट। अभी मैंने आपको कल्चरल डाइवर्सिटी में बताया कि सोसाइटी में एक ही कल्चर नहीं होता है, बहुत सारे कल्चर के अंदर भी कल्चर्स होते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं सब कल्चर, ठीक है, और उनका बहुत सारा होना उसे हम कहते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जाम्पल ऑफ सम सब कल्चर इंक्लूड हैवी मेटल म्यूजिक डिवोटीज। जैसे एक कल्चर में हम कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको हैवी मेटल म्यूजिक पसंद होगा, बॉडी पियर्सिंग पसंद होगी, है ना, बॉडी पर टैटू बनवाना पसंद होगा, मोटरसाइकिल की गैंग होती है अलग, ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे जो मोटरसाइकिल का एक ग्रुप बना लेते हैं, है ना, नाजी स्किन हेड्स होते हैं। मेंबर्स ऑफ सब कल्चर टिपिकली मेक यूज ऑफ डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज। उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, अपना बिहेवियर होता है, अपना कपड़े पहनने का तरीका होता है, पर वो डोमिनेंट कल्चर से अलग नहीं होते हैं। बात समझिएगा, वो डोमिनेंट कल्चर का ही पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि मैं हिंदू कल्चर में हूँ, मैं एक इंडियन भी हूँ, मैं एक हिंदू भी हूँ, और मैं हैवी मेटल पसंद करती हूँ, तो मैं इसका भी पार्ट हूँ। इसको कहते हैं सब कल्चर, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज काउंटर कल्चर। काउंटर कल्चर क्या होता है? अ काउंटर कल्चर कम्स अबाउट इन अपोजिशन टू द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ डोमिनेंट कल्चर। तो डोमिनेंट कल्चर के साथ साथ जो उसके अपोजिट होता है, अपोजिशन, ठीक है, वो होता है काउंटर कल्चर, सच एज हिपीज, प्रोटेस्ट ग्रुप्स। जो जो डोमिनेंट कल्चर के जो रूल्स होते हैं उनको ये लोग डिनाई करते हैं, उनको ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। दे आर जनरली टीन एजर्स एंड यंग एडल्ट। ज्यादातर इसमें जो हिपीज या फिर जो काउंटर कल्चर के पार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे टीन एजर्स, यंग एडल्ट, है ना, जो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। वो फिट नहीं हो पाते हैं, उनको लगता है कि ये डोमिनेंट कल्चर बकवास है, ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी उनकी एक ही लाइफ है, तो क्यों ना वो दूसरी चीजों को एक्सप्लोर करें, ठीक है। इन टाइम मेनी बट नॉट एट ऑल मेंबर्स ऑफ काउंटर कल्चर इवेंचुअली अडॉप्ट द नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑफ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो डोमिनेंट कल्चर को अडॉप्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो काउंटर कल्चर का मतलब क्या होता है? जो ऐसा कल्चर जो अपोजिशन में क्रिएट हुआ हो डोमिनेंट कल्चर के। नाउ वी विल सी व्हाट इज मल्टीकल्चरिज्म। मल्टीकल्चरिज्म क्या होता है? दिस पर्सपेक्टिव, मल्टीकल्चरिज्म एक पर्सपेक्टिव है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। ये हमें ये बताता है कि दूसरे जो कल्चरल वेरिएशंस हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उनको डोमिनेंट कल्चर में असिमिलेट कर देना चाहिए, ठीक है। इट होल्ड्स दैट सर्टेन शेयर्ड कल्चरल टेनेंट्स आर इम्पोर्टेंट टू सोसाइटी एज अ होल, बट दैट सम कल्चरल डिफरेंसेस आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये होता है कि कल्चरल जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, बट जो डिफरेंसेस हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मल्टीकल्चरिज्म हमें ये बोलता है कि हमें दूसरी कल्चर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ये नहीं कि अपने ही कल्चर को सुपीरियर मान के और बस उसी को मान रहे हैं, दूसरे की कोई वैल्यू ही नहीं है, उल्टा उल्टा सीधा बोल रहे हैं उसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मल्टीकल्चरिज्म हमें बोलता है कि हमें दूसरे कल्चर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये एक तरह का पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव मतलब आइडियोलॉजी, ओके। जैसे children in schools today are being taught that the United States is not only culture in the world and that other viewpoints may have something to offer Americans. तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है जो आप कोट कर सकते हो। Now, ethnocentrism and cultural relativism. These two topics are very very important. Ethnocentrism तो पढ़ के बड़ा ही टफ लगता है, बट ये बहुत आसान है। Ethnocentrism involves judging other cultures against the standards of one's culture. मतलब अपने कल्चर को सुपीरियर मान के दूसरे कल्चर को जज करना कि अरे नहीं हमारे यहाँ तो अच्छा होता है, तुम्हारे यहाँ तो खराब होता है। ये होता है ethnocentrism. Norms within a culture frequently translate into what is considered normal so that people think their way of doing things is natural. तो हमें क्या लगता है कि हम अगर ऐसा कर रहे हैं, हमारा जो कल्चर है वो हमारे लिए नॉर्मल है ना। जैसे कहते नहीं है मेरे लिए तो ये चीज नॉर्मल है, मैं तो ये चीज खाती ही चली आ रही हूँ, है ना। पर आप अगर कोई और कल्चर का आपको देखेगा तो शायद उसके लिए वो नॉर्मल ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को ये ले सकते हैं। जो इंसान नॉन वेज खाता है उसके कल्चर का पार्ट है, उसके लिए ये चीज नॉर्मल है, बट अगर आपसे बोला जाए तो आपके लिए तो ये बहुत ही अब नॉर्मल सी बात हो जाएगी, है ना। तो लोग क्या करते हैं, लोग दूसरों को जज करते हैं,
उनके कल्चर के बेसिस पे और अपने कल्चर को सुपीरियर मानते हैं। ये होता है हमारा एथनोसेंट्रिज्म। सेम पीपल ऑल्सो जज अदर पीपल्स वे ऑफ डूइंग एज अननेचुरल। सी, दूसरे लोगों की चीजों को अननेचुरल मान के और उनको जज करना, ये होता है एथनोसेंट्रिज्म। नाउ कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है? जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ethnocentrism. Sociologists strive to avoid ethnocentric judgments. सोशोलॉजिस्ट का काम होता है कि जो एथनोसेंट्रिक जजमेंट्स होती हैं इनको अवॉइड किया जाए। अगर आप कहीं पे गए हैं, आपको एक स्टडी करनी है ट्राइबल सोसाइटी में, लेट्स से यू आर, ठीक है, एज अ सोशोलॉजिस्ट, एंड आप वहाँ पे रिसर्च कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे अपना जो एथनोसेंट्रिक जजमेंट्स है उसको हटाना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते हो अरे ये तो हमारे यहाँ तो ये होता ही नहीं है, ये गलत तरीका है, ठीक है। इंस्टेड दे जनरली एम्ब्रेस कल्चरल रिलेटिविज्म। तो वो क्या करते हैं, वो कल्चरल रिलेटिविज्म करते हैं, मीन्स दूसरे के कल्चर को वो जज नहीं करते हैं। ओके, उनके सोशोलॉजिस्ट के लिए कोई भी कल्चर गुड या बैड नहीं होता है, ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। एंड दे आर बेटर एबल टू अंडरस्टैंड। जब आप ऐसा करते हो ना तो आप ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाते हो। एज अ सोशोलॉजिस्ट आपकी जॉब क्या है? आपको उस कल्चर को समझना है। पर अगर आप पहले से ये चीज मान लोगे, आप एथनोसेंट्रिक हो जाओगे, तब तो आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो अपनाते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव होता है जिसमें आप दूसरे के कल्चर को जज नहीं करते हैं और आपके लिए एक कोई भी कल्चर एक गुड या बैड कैटेगरी में नहीं आता है। अब ये कुछ छोटे मोटे कीवर्ड्स हैं जो कल्चर से रिलेटेड है और मुझे ये इग्नू के यूनिट्स में मिले थे, तो मैंने यहाँ पे उसे अटैच कर दिया है ताकि जब आप इस पीडीएफ को पढ़ें तो आपका कल्चर टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। अच्छा, कल्चर सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों तक लिमिटेड नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। पर आपको अगर लगे कि इसमें कुछ ऐड होना चाहिए या कुछ रह गया है तो आप हमेशा मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं। मैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लूंगी और मैं सेकेंड वीडियो जो लेके आऊंगी कल्चर पे उसमें मैं सब कुछ ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग ये कीवर्ड्स देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये सब क्या है। कल्चरल ट्रांसमिशन क्या होता है? प्रोसेस वेयर बाय एलिमेंट्स ऑफ कल्चर सच एज लैंग्वेज, एटीट्यूड, बिलीव्स आर पास्ड ऑन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कहने का मतलब क्या है? जब हमारा कल्चर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, हमारी लैंग्वेज, हमारा एटीट्यूड, हम किस चीज पे बिलीव करते हैं, तो ये होता है हमारा कल्चरल ट्रांसमिशन। वेरी सिंपल। कल्चर एरिया क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहाँ पे कल्चरल ट्रेट्स जो है वो सिमिलर होते हैं, उसे हम लोग कल्चर एरिया कहते हैं। कल्चरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एग्रीगेट और कलेक्शन ऑफ कल्चरल ट्रेट्स। बहुत सारे कल्चर को अगर हम मिला दें, सारे फीचर्स को, ट्रेट्स को, तो वो एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कल्चरल कंडीशनिंग क्या होता है? प्रोसेस वेयर बाय थॉट एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल बाय इन्फ्लुएंस कल्चर। अच्छा, ये सेम चीज है। कल्चरल कंडीशन इज सेम लाइक व्हाट अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एनकल्चरेशन, ठीक है, समझ जाइएगा, ये अजीब सा पेन चल रहा है ठीक है। तो कल्चरल इथोस क्या होता है? वर्ल्ड व्यू ऑफ पीपल, यानी लोगों का क्या नजरिया है देखने का वर्ल्ड को। कल्चरल रिलेटिविज्म मैंने ऑलरेडी बता दिया। कल्चरल सिंबल क्या होते हैं? ऐसे कुछ भी सिंबल्स जो एक कल्चर को मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ थिंग्स, ठीक है। कल्चरल ट्रेट क्या होता है? कल्चर की जो छोटी छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं, ठीक है, तो ये होती है कल्चरल ट्रेट। कल्चरल यूनिवर्सल क्या होता है? इंस्टीट्यूशन एंड कल्चरल पैटर्न्स विच आर यूनिवर्सली फाउंड। ऐसी चीजें जो यूनिवर्सली अवेलेबल होती हैं, कल्चर का जो पार्ट होती हैं, ठीक है। So that is it for today. I hope you like this lesson, and don't forget to subscribe to my channel if you are a sociology student and you are watching my lesson for the first time. Watch this playlist and this playlist. These are very very important. I have already mentioned in my previous videos as well. अब मैं एक और यहाँ पे प्लेलिस्ट ऐड करूंगी जिसका नाम होगा सोशोलॉजी स्पेशल क्लास। तो आपको कोई भी टॉपिक जो आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है, ओके, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं स्पेशल क्लास में उसको कवर करूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, ओके। टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो आपको यहीं पे मिलेंगे, इवन ये वाला भी वहीं पे मिलेगा। और अगर कोई भी आपको सोशोलॉजिकल डाउट हो कुछ भी, तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। आप मुझे कोई भी टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप पढ़ना चाहते हो, आप मुझे
यहाँ पर पर्सनल मैसेज कर सकते हो। प्लीज़ अपना फीडबैक देना मत भूलना, कमेंट में मुझे बताना आपको मेरे लेसन्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है जब मैं अपने स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट कर पाती हूँ। सो थैंक यू गाइज, कीप लर्निंग।